आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल्स करने के वो 13 ऐसे तरीके कौन से हैं जिन पर अमल करके आप अपनी सेल्स के अंदर बहुत तेज़ी लेके आ सकते हैं, बहुत बेहतरी लेके आ सकते हैं। रियल एस्टेट सेल्स दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेल तस्वुर की जाती है। सेल्स एक आर्ट नहीं है, इस वक्त सेल्स एक साइंस का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। जिस तरह साइंस के अंदर चीज़ों को परखा जाता है, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिर उनके ऊपर एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है। इसी तरह से फिर उसके बाद उसको एक थ्योरी की शक्ल में दुनिया के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। लोग उसको मानते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी उसको चेक करते रहते हैं, रिफाइन करते रहते हैं। इसी तरह सेल्स के प्रोसेस भी रियल एस्टेट के अंदर गुज़िश्ता कई सालों से मुस्तकिल तौर के ऊपर तब्दीली का शिकार हैं। इनमें बेहतरी आ रही है, इनको अच्छा किया जा रहा है। तो आज मैं आपको 13 ऐसे तरीके बताऊंगा। मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको मालूम हो कि वो ऐसे 13 तरीके कौन से हैं जिस पे अमल करके पाकिस्तान के अंदर आप रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर अपना एक अच्छा नाम बना सकते हैं। पहली चीज़ है रिसर्च एंड प्रिपरेशन। फर्स्ट पॉइंट कि आप प्रॉपर रिसर्च करें, अपना एक होमवर्क करें। आप जिस भी प्रोजेक्ट को, जिस भी प्रॉपर्टी को सेल करने जा रहे हैं, आपका उसके बारे में एक प्रोएक्टिव बिहेवियर के ऊपर आपका इम्प्लीमेंट होनी चाहिए चीज़ें। आप उस पर प्रॉपर रिसर्च कर रहे हों, उसके इन्स एंड आउट्स देख रहे हों, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख रहे हों, उसके ऊपर एनालिसिस बिल्ड कर रहे हों, मार्केट नॉलेज आपके पास हो। ये सब चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। उस तमाम एरिए को, लोकेशन को आपने अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया हुआ हो। आप ये सब चीज़ें लेकर कॉल करने के लिए अपने क्लाइंट के सामने बैठेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मीटिंग के हवाले से ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उस हवाले से है कि जिसमें आप सेल्स के ऊपर एक कोल्ड कॉलिंग करते हैं या उस लीड के ऊपर जब हम कॉल करते हैं तो हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। इस तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पे जो हमारे हाथ में मौजूद होती है, फिर हम बैठते हैं टेबल पे क्लाइंट को कॉल करने के लिए। उस वक्त आपके सामने एक राइटिंग पैड होना चाहिए, आपके सामने एक कैलकुलेटर होना चाहिए, आपके सामने उस प्रोजेक्ट की एक रिटन ब्रीफ होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा पॉइंट जो आप अपने जहन से मिस कर चुके हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाए और आप मौके पे क्लाइंट के उस तमाम सवालात का जवाब दे चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, इंगेजिंग ओपनिंग। आपकी जो कॉल है उसको आप किस तरह से ओपन करते हैं, आप कितना कॉन्फिडेंटली क्लाइंट से बात करते हैं, आपकी बात में कितनी क्लैरिटी होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फ़लाँ साहब बात कर रहा हूँ फ़लाँ एजेंसी से, मेरा ये डेजिग्नेशन है। अपना तारुफ को नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। नवीद शाह, पूरा नाम बताइए। आप बताइए ये मेरा डेजिग्नेशन है, मैं इस कंपनी से, इस एजेंसी से बात कर रहा हूँ। अपना पर्पस बताइए कॉल करने का, ताकि क्लाइंट किसी किस्म का कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, उसके माइंड में भी पूरी क्लैरिटी हो और वो आपकी बात पूरी तवज्जो के साथ सुन सके। सो ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि फोकस ऑन सॉल्यूशन। आपका फोकस प्रॉपर्टी सेल करने पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्लाइंट को बताने पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए सोल्यूशन प्रोवाइड करने के ऊपर। आप एज अ कंसल्टेंट हैं, आप क्लाइंट्स को इंस्टेड ऑफ कि आप उसको ये बताएं कि जी मैं प्रॉपर्टी के ये फीचर्स हैं, आप सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के बारे में उसकी नीड और चैलेंजेस जानिए। वो पॉइंट समझिए जो क्लाइंट के जहन में है, जो इश्यूज़ उसके जहन में हैं, जो क्वेश्चंस वो करना चाहता है, उसको समझते हुए और उसका हल उस क्लाइंट को प्रोवाइड कीजिए उन फीचर्स की शक्ल में जो उस प्रोजेक्ट में या उस प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, एक्टिव लिसनिंग। सेल्स का बंदा हमेशा, सबसे बड़ा इश्यूज़ जो हम देखते हैं सेल्स एजेंट के साथ वो ये होता है, क्योंकि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन भरी होती है और आपके सामने एक बंदा आ जाता है जिसको आप कॉल करते हैं। आप बजाय इसके कि एक्टिव लिसनिंग करें, फोर्थ पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की बजाय हम करते ये हैं कि हम क्लाइंट के सर के ऊपर धड़ाधड़ एक इन्फॉर्मेशन फेंकने लग जाते हैं। हमें क्लाइंट को एक्टिवली सुनना है, उसकी बात सुननी है। हमने उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन से मुराद क्या है, बजाय इसके कि आप उसको किसी बात पे डिनाई करें, आप उससे पूछें सर आप किस एरिया में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप वहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहते हैं। आप उसे कोई आंसर नहीं दे रहे, आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके जवाब में वो बोलेगा और आपको एक्टिव होकर उसकी बात सुननी है। आप बेहतर ये होता है, हम अपने एजेंट्स को ये कहते हैं कि ऐसे मौके पर आप उसके नोट्स बना लीजिए, जो चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो बोलेगा वो आप अपने पास सामने लिख लीजिए, ताकि आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में या आपकी नेक्स्ट पिच के अंदर नेक्स्ट जब आप जुमले बोलेंगे तो उसके अंदर वो पॉइंट आप क्लाइंट से डिस्कस कर चुके हैं। पांचवा पॉइंट है
हाईलाइट्स बेनिफिट्स एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट्स यानी यूएसपीज। सो अपनी प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स हैं, उसकी जो यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग जो उसके पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो आप प्लीज़ क्लाइंट के सामने हाईलाइट करें, उसी पे आपने फोकस रखना है। और अब जो आपके जो आपने उसके जो गुफ्तगू सुनी है क्लाइंट की, इस प्रॉपर्टी के जो फीचर्स हैं वो आपने उसकी नीड से, उसके चैलेंजेस के साथ मैच करने हैं। ये आप तभी कर सकेंगे जब आप एक्टिवली उसकी बात को सुन रहे होंगे। 6 पॉइंट्स है कि शेयर एंडोर्समेंट्स एंड सक्सेस स्टोरीज। सो अपने क्लाइंट से जब बात करें तो आप प्लीज़ अपने उन सक्सेसफुल डील्स की या उन क्लाइंट्स की जिनसे पहले बात हो चुकी है, जिन्होंने आपकी डील क्लोज़ की है आपके साथ, उनकी सक्सेस स्टोरीज क्लाइंट से शेयर करें। इससे ना सिर्फ ये है कि आपके क्लाइंट के जहन के अंदर एक प्रॉपर इमेज बनता है, वो विजुलाइज कर सकता है पूरी सिचुएशन को, जो स्टोरी आप उसको सुना रहे होते हैं, बल्कि आपकी बात को एक ऑथेंटिसिटी भी मिलती है। सो अपनी सक्सेस स्टोरीज हमेशा क्लाइंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। 7 पॉइंट, ओवरकम ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन सेल्स में क्या होते हैं? प्राइस का ऑब्जेक्शन आता है, प्राइस बहुत ज़्यादा लगती है क्लाइंट को। लोकेशन का इशू आता है, वो उसको समझ नहीं आती। इसके अलावा उसको कोई टाइमिंग का इशू आ सकता है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है प्रॉपर्टी बाय करने का। उसको इसके अलावा उस बिल्डर से मुताल्लिक कोई चीज़ ऐसी आ सकती है। सो ये तमाम ऑब्जेक्शंस के आंसर्स, प्रॉपर सेटिस्फाइड आंसर्स आपके पास रिटर्न पहले से मालूम होने चाहिए, आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, और आपको पता हो कि हमेशा इस किस्म की रिजेक्शंस आएंगी। सो ये तो वो चीज़ें हैं जो हर सेल्स एजेंट का, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं प्रॉपर्टी की, तो इन चीज़ों के आंसर्स तो आप शुरू से लेकर बैठेंगे अपने सामने। 8 पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट एंड करेक्टर। सो इसका मतलब ये है कि आप अपने क्लाइंट के साथ एक जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करें। ना सिर्फ सेल्स करने की कोशिश ना करें, उसको कोई चीज़ पेलने की कोशिश ना करें। आप उसके साथ एक जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करें, उसके शूज़ में पाँव रख के सोचिए, एक अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बिल्ड करें अपने क्लाइंट के साथ। कभी भी सेल करते हुए अपने किसी कंपेटिटर को, जो उस जगह पे आपका कोई भी ऐसा कंपटीशन है, किसी दूसरे का प्रोजेक्ट है, उसको बुरा मत कहें, उसको हिट ना करें, वहाँ पे खामोशी इख्तियार करें। सो ये थोड़ी सी, क्योंकि ये चीज़ क्लाइंट के जहन में आप अपने एंड से शायद पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट हमेशा इसको नेगेटिव ही लेता है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि उसको ये लगता है कि आप सिर्फ अपना माल बेचने के लिए ये ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। 9th पॉइंट है प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स। सो जब भी आप किसी को सेल्स पिच दें, उसकी तैयारी करें एज अ सेल्स एजेंट, तो हम अपनी टीम से हमेशा ये कहते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालिए, कुछ ऐसी इनसाइट्स निकालिए जो मार्केट में कोई दूसरा आदमी ना दे रहा हो। सो वो वैल्यूएबल इनसाइट्स निकालने के लिए आपके पास उस एरिया की, उस लोकेशन की, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए, और आप थोड़ा सोचें कि यहाँ पे क्या क्या फ़ीचर हो सकते हैं जो मैं क्लाइंट को यहाँ पे एक्सप्लोर करके दे सकता हूँ। 10th पॉइंट है सेट क्लियर नेक्स्ट स्टेप। सो जब आपकी कॉल क्लोज़ हो, तो उसके बाद बिफोर क्लोजिंग आप क्लाइंट के साथ क्लियरली ये तय कर लीजिए कि इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं इसके ऊपर। कि मैं अपने क्लाइंट से ये कहता हूँ कि मैं आपको एक फॉलोअप कॉल करूँगा, या मैं उसे ये कहता हूँ कि सर हम मीटिंग करने जाएंगे, या हम क्लाइंट से ये कहते हैं कि हम लोकेशन पे विज़िट करने जाएंगे। सो जो भी इसके बाद का स्टेप है वो क्लियरली क्लोज़ हो जाए, उस पर डिस्कस हो जाए, ताकि क्लाइंट के भी माइंड के अंदर एक चीज़ मौजूद है, और आप भी अपनी जो सेल्स फनल है या अपनी जो एक पाइपलाइन आप डेवलप कर रहे हैं क्लाइंट्स की, वो उसमें उस क्लाइंट को आप प्रॉपर तरीके से सेगमेंटाइज कर सकें कि ये किस सेगमेंट में ये क्लाइंट मेरा फॉल कर रहा है। 11 स्टेप वो है जी फॉलोअप। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉलोअप्स की। फॉलोअप्स के बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन दुनिया की जो इस वक्त 80% सेल्स होती है किसी भी इंडस्ट्री की, वो 8वें फॉलोअप से लेके 12वें फॉलोअप के दरमियान होती है, 8th फॉलोअप से 12th फॉलोअप के दरमियान। जबकि मोस्टली जो एजेंट्स होते हैं वो 2-3 फॉलोअप्स के बाद हिम्मत हार जाते हैं। सो हमें फॉलोअप्स को करना है, और फॉलोअप्स जो हैं वो कितने मीनिंगफुल होते हैं, कितने क्लियर होते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट के साथ SMS में क्या बात लिख रहे हैं, आप क्लाइंट के साथ व्हाट्सएप कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, क्या चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसको ईमेल कर रहे हैं, आप उससे मिल रहे हैं। सो जो भी फॉलोअप्स हैं वो बहुत क्लियर, वेल डिफाइंड होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। 12th पॉइंट यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली। सो टेक्नोलॉजी, अब जिस तरह हम जानते हैं कि 2023 के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर AI की बातें हो रही हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट एजेंट्स को अभी तक CRM का शायद नाम भी नहीं मालूम, जिनको मालूम है उनकी मेजॉरिटी भी उसको यूज़ नहीं करती। सो
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हम अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं और शायद और भी कुछ लोग या कुछ कंपनीज़ को यूज़ करती हैं, जिसको प्रॉपरली एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। इसके थ्रू हम अपनी सेल्स लाइन को, सेल्स पाइपलाइन को बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। हमें मालूम होता है कि हमें आज कितनी लीड्स आई हैं, उस पर कितनी कॉल्स करनी है, मेरे क्लाइंट के इंटरेस्ट क्या क्या हैं। अगर मेरा क्लाइंट इस प्रोजेक्ट में नॉट इंटरेस्टेड है तो किस वजह से इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो क्या अगर वो यहाँ इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आज मैं उसको किस जगह उसको मैं शेल्फ करूँ, ताकि कल को जब मेरे पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट आता है तो मैं उसी क्लाइंट को वापस लेकर आऊँ और उसको याद ला के मैं उस प्रोजेक्ट की पिच में उसको दे सकूँ। जैसे कि आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट मौजूद है SQ10 के नाम से, गुलिस्तान जौहर के अंदर बहुत अच्छा अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट मौजूद है, लेकिन शायद वो एक जो सी कैटेगरी का क्लाइंट है या सुजानी का क्लाइंट है उसको शायद वो प्रोजेक्ट समझ ना आए आज तो, लेकिन सुजानी के क्लाइंट के लिए हमारे पास कल जब कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम उसको वहाँ पे पिच करेंगे सुजानी के हवाले से। सो मेरे पास वो डेटा, तो कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त न्यू ऑयल है वो डेटा है। सो डेटा के ऊपर पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है, पूरी दुनिया की इस पर ग्रिप करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपके पास एक क्लाइंट्स के डेटे आते हैं, उस डेटा को आप किस अंदाज से मैनेज करते हैं, उसको किस अंदाज से यूज़ करते हैं, किस अंदाज से उसको डिफरेंट जगहों पे पार्क करते हैं, ये सब चीज़ें हमें CRM देता है। सो हम जैसी कंपनी के अंदर हम जब क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्लाइंट्स का लाखों की तादाद में जो डेटा है वो प्रॉपर मैनेज हो रहा होता है थ्रू सॉफ्टवेयर्स, और हर एजेंट्स के मोबाइल्स के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। उनकी कॉलिंग से लेके, उनकी क्लाइंट को पिचिंग से लेके, उनका तमाम कंटेंट वहीं पे वो अपडेट होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप फॉलोअप बहुत अच्छे कर सकते हैं, आप क्लाइंट्स के मुतालिक उसके रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, नोट्स लगा सकते हैं। उस पर क्लाइंट को अपने कॉल की, उसने कहा मैं इस्लामाबाद में एक मीटिंग में हूँ, आप मुझे 10 दिन बाद कॉल कर लीजिएगा। अब 10 दिन बाद आपको याद ही नहीं है, या आप क्लाइंट का डेटा किसी रजिस्टर पर रख के बैठ गए और रजिस्टर आप भूल गए, तो अब क्लाइंट का और आपका जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत वीक हो गया आपस में। सो ये सब चीज़ें रिमाइंडर्स की शक्ल में आती हैं, ये सब चीज़ें नोट्स की शक्ल में बन जाती हैं। आपको एक टू डू लिस्ट डेवलप हो जाती है, आपको अपने हॉट क्लाइंट्स का पता होता है, आपको अपने नॉट इंटरेस्टेड क्लाइंट्स का पता होता है, कैटेगरी वाइज पता होता है कि ये नॉट इंटरेस्टेड किस वजह से हो रहा है, आपको ये पता होता है कि मेरी डील्स कितनी क्लोज होने जा रही हैं। सो ये सब चीज़ें एक CRM आपको देता है और ये रियल स्टेट में हर एक आदमी को यूज़ करना चाहिए। 13 पॉइंट, स्टे पॉजिटिव। सेल्स में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। 99% ऑफ द टाइम कभी ऐसा नहीं होता कि आप सेल्स कॉल करेंगे और आपको आगे से क्लाइंट बोलेगा जी जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप मुझे बताइए मैं टोकन कहाँ करवाऊँ, मुझे अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं आपको पैसे भिजवा देता हूँ। ऐसा नहीं होता। आपको सेल्स करने के लिए प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको रिजेक्शन मिलती है, क्लाइंट डिनाइल आता है, क्लाइंट मना करता है, रिफ्यूज़ करता है, नहीं आपकी बात मानता, आपको कन्विंस करना पड़ता है, आपको उसको समझाना पड़ता है, आपको उसके चैलेंजेस समझने पड़ते हैं, अपने आप को भी समझाना पड़ता है कि शायद ये प्रोजेक्ट इस क्लाइंट के लिए है ही नहीं, तो मुझे उसके मुताबिक कोई चीज़ निकालनी है और वो मुझे उस क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। मार्केट हालात ऐसे हो जाते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं, मार्केट के अंदर कोई ऐसे मसाइल चल रहे होते हैं, कुछ ऐसे ख़ास दिन आ जाते हैं, कुछ ऐसे ख़ास महीने आ जाते हैं जिसके अंदर सेल नहीं हो पा रही होती, उस इंडस्ट्री के ऊपर कोई डाउनफॉल चल रहा होता है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। सो आपको इन तमाम सिचुएशन में स्टे पॉजिटिव ऑलवेज़। हमें नॉक एट द डोर तो करना होता है कि अगर आपको 100 लीड्स आई हैं या आपके पास 100 क्लाइंट्स मौजूद हैं, आपको उनको कॉल करनी है, उनसे बात करनी है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। वो बात नहीं भी सुन रहा तो उसके बावजूद भी आपने उसको दोबारा फॉलोअप्स करने हैं। आपने जब आप क्लाइंट से बात करते हैं और आपको रिजेक्शन मिलती है किसी क्लाइंट से, तो नेक्स्ट कॉल से पहले आप स्माइल कर सकते हैं, आप अपना कोई टारगेट लिख के सामने रख सकते हैं, कोई ऐसी मोटिवेशन अपने सामने टेबल पे अपने डेस्क पे रख सकते हैं जिसको देख के आपको एक एनर्जी अंदर से मिले। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सेल्स का जो रिसोर्स होता है उसको बाहर से हमेशा रिजेक्शन मिलेगी, उसको जो मोटिवेशन मिलनी है या उसको जो एनर्जी मिलनी है वो अंदर से निकालनी है। सो उसको निकालने के लिए आप मेंटली फ़िट हों, उसको निकालने के लिए आप फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, आपको आप एक्सरसाइज कर रहे हों, आपका डोपामाइन लेवल जो है वो बहुत हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी नेगेटिव ख़बर आप पे कुछ टाइम के लिए असर करे और उसके बाद आप वापस से अपनी एनर्जी को बहाल करें और नेक्स्ट लाइन पे फोकस करें। तो ये मार्केट ऐसे ही चलती है, इस पे जो इंसान अपने आप को फोकस रख के और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करता है वो एजेंट हमेशा कामयाब होता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मैं आपको मज़ीद इस तरह की बहुत सी टिप्स अपनी आइंदा आने वाली सीरीज़ के अंदर देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।